हेलो दोस्तों, प्लानिट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास का पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 50 प्रश्न को लिया गया है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपको यूरोप में राष्ट्रवाद से दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। देखिए, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आप अच्छे से याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछेगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को आपसे 2 में पूछ रहा है कि यूरोप जो यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। देखिए, यंग यूरोप के संस्थापक हम आपको बता दें, मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। और हम क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है और सभी को देखना है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो आप वीडियो को पुश करके भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पलना किस देश को कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता को पलना यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पलना किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है, इटली की एकीकरण की मसीहा, मतलब इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। देखिए, जो टीपू सुल्तान है, क्या होता है कि ये भारतीय शासक भी था, ठीक है। इसने क्या किया था कि जैकोबिन एक क्लब था। कहाँ पर? तो यूरोप से प्रभावित होकर उसने क्या किया कि टीपू सुल्तान ने एक जैकोबिन क्लब की स्थापना करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण हम आपको बता दें तो निरंकुश शासन व्यवस्था थी। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या था? तो वहाँ के निरंकुश शासन व्यवस्था जो थी, इसलिए क्या होता है कि फ्रांस में क्रांति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। देखिए, जो मेजनी का संबंध था वो उसका संबंध कार्बोनरी एक संगठन था, वहाँ से उससे क्या था कि संबंध था, कार्बोनरी संगठन से उसका संबंध था। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। देखिए, जो फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा किस वंश का मतलब स्थापना किया गया था, तो हम आपको बता दें एक बूढ़ा वंश था, उसका यानी बूढ़े वंश की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है कि किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। देखिए, क्या होता है कि अपनी कूटनीति के बल पर ये समस्या थी इटली की समस्या थी, और ये संपूर्ण क्या करता है कि संपूर्ण यूरोप की समस्या बना देता है। ये कौन था? तो काउंट काबूर था। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि जो विलियम प्रथम था कहाँ का शासक था। तो विलियम प्रथम हमको बता दें, विलियम प्रथम जो था प्रासा का शासक था। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो प्रासा का शासक था। और क्वेश्चन नंबर 11 है। और 11 में आपसे पूछ रहा है कि जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। देखिए, जाल्बेराइन की स्थापना हम आपको बता दें वो प्रासा ने किया था। जाल्बेराइन जो संस्था थी उसकी स्थापना किसने किया था? तो प्रासा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की भाषा हम आपको बता दें तो हंगरी की भाषा आपका मैग्यार था। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। हंगरी की भाषा क्या था? तो मैग्यार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। तो देखिए, यंग इटली का संस्थापन हम आपको बता दें मेजनी था। यंग इटली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मेजनी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कि
19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का परिणाम क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है जो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। देखिए नेपोलियन संहिता हम आपको बता दें क्या होता है कि 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता कब लागू किया गया था, तो 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। देखिए वियना सम्मेलन का हम आपको अध्यक्ष बता दें, वो मेटरनिक था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो मेटरनिक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। देखिए मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, जो पुराने समय की व्यवस्था थी उसकी क्या करना था कि पुनर्स्थापना करना था। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है कि सीडान का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो जो सीडान का युद्ध हुआ था प्रासा और फ्रांस के बीच हुआ था। सीडान का युद्ध किस दो देश के बीच में हुआ था, तो प्रासा और फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए हम आपको बता दें ऐसा किसने कहा था, तो मेटरनिक कहा था। मेटरनिक क्या कहता है कि जब फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 में से पूछ रहा है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। देखिए जो बिस्मार्क था हीगेल के नाम से एक हीगेल व्यक्ति था, वो जो कि एक क्या था कि विद्वान था। इसके विचारधारा से बिस्मार्क जो थे ना काफ़ी प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में से पूछ रहा है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। देखिए नेपोलियन कोड में हम आपको बता दें कुल 5 गो कोड था। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, तो 5 गो कोड थे। ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। देखिए जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध में आपका ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण न हो पाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो ये जो यूनान था, यूनान के लोगों के लिए क्या होता है कि यूरोप वासियों के लिए यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था प्रेरणा स्रोत रहा। तो ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में उससे पूछ रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस वंश की मतलब किस संघ की स्थापना की। तो जो नेपोलियन था जर्मनी में किस वंश की स्थापना करता है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा राइन संघ। जो नेपोलियन था जर्मनी में राइन संघ की स्थापना करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है कि लाल तुर्की का गठन किसने किया था। तो लाल तुर्की का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में से पूछ रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। देखिए किस युद्ध के बाद पूछ रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जो सीडान का युद्ध था प्रासा और फ्रांस के बीच में हुआ था, उस युद्ध के बाद क्या होता है कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि जर्मेनिया क्या थी। तो जर्मेनिया एक जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। जैसे जर्मेनिया भी होता है, जैसे जर्मन भी होता है। तो आप थोड़ा सा ट्रिकली भी याद रख सकते हैं। तो जर्मेनिया का मतलब जर्मेनिया क्या थी, तो जर्मन का एक राष्ट्रीय प्रतीक था। ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29,
काबूर कौन था? देखिए काबूर हम आपको बता दें, काबूर एक इटली का प्रधानमंत्री था। जो काबूर था इटली का प्रधानमंत्री था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो देखिए जर्मनी का एकीकरण आपका पूरा हुआ था 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1871 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 31 से पूछ रहा है कि रोमानीवाद क्या था? तो देखिए रोमानीवाद जो था एक सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 से पूछ रहा है कि जाल्बेनिन एक संस्था थी। तो देखिए जो जाल्बेनिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की एक संस्था थी। जाल्बेनिन किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 33 से पूछ रहा है कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? देखिए जो सेडाओ का युद्ध हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया क्या होता है कि पराजित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 34 से पूछ रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था हुआ? देखिए मतलब 1830 की जब क्रांति हो जाता है फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो हमको बता दें 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना होता है। संवैधानिक राजतंत्र। और ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 35 से पूछ रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो जो इटली और जर्मनी है वर्तमान में आपका यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वक्त पारित हुआ? देखिए जो एक्ट ऑफ यूनियन है वो आपका 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित होता? तो 1707 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 37 से पूछ रहा है कि मरियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? यानी जो मरियन है किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, क्योंकि जो मरियन था फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 38 से पूछ रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन आपका किया था मेजनी ने। किसने किया था? तो मेजनी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40 से उसमें पूछ रहा है कि बिस्मार्क क्या था? तो देखिए दोस्तों बिस्मार्क हम आपको बता दें एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 41 से पूछ रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जो चार्टिस्ट आंदोलन था वो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ रहा है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखिए 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान में युद्ध होता है। ये भी पूछता है कि सेडान का युद्ध किस दो देशों के बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच कब हुआ था? तो 1870 में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 43 से उसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, अवधारणा होगा, याद रखिएगा। अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद के अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण के काल से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 44 से उससे पूछ रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए कार्बोनरी की स्थापना आपका 1810 ईस्वी में हुआ था। कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? तो 1810। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका
बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 से पूछ रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। देखिए जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, किस संधि के बाद, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद क्या होता है कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 उसमें पूछ रहा है कि सेल्स बिग और हेल्स्टीन का संबंध किस देश, यहाँ पर 38 नहीं होगा, किस देश के एकीकरण से है। सेल्स बिग होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है, तो हम आपको बता दें 46 आपका बिल्कुल से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के एकीकरण से। जो सेल्स बिग होल्स्टीन का संबंध था जर्मनी के एकीकरण से था। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन नंबर 47 से पूछ रहा है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई। यहाँ पर एड्रियानो होता है, एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो आपका रूस के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 1829 की संधि हुआ था एड्रियानोपोल के मतलब एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ था, तो रूस के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 48 है, और 48 में से पूछ रहा है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। देखिए जो जर्मन जो राज्य है उसका निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था जर्मन राज्य संघ का निर्माण, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन नंबर 49 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और हल्का भी है, और क्वेश्चन में पूछा भी है। ठीक है, तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो देखिए गैरीबाल्डी एक पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन लास्ट भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर मतलब कब हुई थी, तो देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था और इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था, ये सब एक ही साल हुआ था, यानी 1871 में। आपका 100% सही हो जाएगा 1871, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।